औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सब लोगों का? ठीक है? अल्लाह पाक आप लोगों को ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपसे माज़रत चाहूँगी कि इस वीक के हमारे लेक्चर में थोड़ा सा डिले हो गया। एक्चुअली मेरी खाला की डेथ हो गई थी और मेहमानों की वजह से फ़ुर्सत नहीं मिल सकी कि मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर सकूं। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और हम सब के लिए इस काम को करना और सीखना सिखाना हमारे लिए आसान फ़रमाए। तो आज के 7th लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब तक का जितना भी लेक्चर है वो आप लोगों का माशाल्लाह से क्लियर हो चुका है। अब तक का सारा लेक्चर क्लियर हो चुका है और आप लोगों के क्वेश्चंस और कन्फ्यूजन्स का आंसर भी मैं दे चुकी थी। अच्छा बेटा, स्टेटस का हमारा पहले सिर्फ एक लेक्चर हुआ है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे से आगे मज़ीद चीज़ें ज़्यादा समझ आ जाएंगी और फ़िक्र करने की बात नहीं है। जब तक कि कोई पॉइंट, कोई कंसेप्ट हमारा मुकम्मल क्लियर नहीं हो जाएगा, हम तब तक नेक्स्ट पॉइंट पर नहीं जाएंगे। ठीक है? सो डोंट वरी। चलें अब स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 7। अच्छा, लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने कुछ कंसेप्ट सीखे थे। वो कंसेप्ट्स इन शॉर्ट क्या थे कि रफ़ा सीखा था आपने कि स्टेटस क्या है कि मुकाम। किसी भी जुमले के अंदर किसी इस्म का, याद रखिएगा फ़ेल नहीं कह रही मैं, हर्फ नहीं कह रही, इस्म कह रही हूँ। वो वर्ड्स जो कि इस्म की कैटेगरी में आते हैं, जब वो किसी सेंटेंस में आएंगे तो उस सेंटेंस में उनका स्टेटस क्या है, यानी उनका मुकाम क्या है, ये हमें किस चीज़ से पता चलता है? हमें रफ़ा होने से, नस्ब होने से और जर होने से पता चलता है। अब सबसे पहले जो स्टेटस की टाइप थी वो थी रफ़ा, यानी डूअर ऑफ द एक्ट, यानी फ़ाइल जो उस एक्ट को परफॉर्म करेगा। नस्ब क्या थी कि डिटेल ऑफ द एक्ट, उस एक्ट की डिटेल क्या है, यानी उस एक्ट से रिलेटेड, यानी उस फेल के से रिलेटेड जितने भी सवालात हैं, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, ये सारी की सारी डिटेल्स किस में आएंगी? नस्ब की कैटेगरी में आएंगी। नेक्स्ट आ जाए जर पर। एनीथिंग कम्स आफ्टर ऑफ। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो भी वर्ड ऑफ के बाद आएगा वो किस में इंक्लूड होगा? वो जर के स्टेटस में इंक्लूड होगा। अच्छा, उस दिन उर्दू और इंग्लिश की मैंने दोनों ट्रांसलेशंस लिखी थी और अरेबिक में भी लिखा था। बेसिकली 3 लैंग्वेजेस के अंदर मैंने आपको जर का कंसेप्ट बताया था। अब आप लोगों में से बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज किस बात पर हुए हैं कि बेटा आपने ये नहीं किया कि एक लैंग्वेज जब आप सीख रहे हैं तो जब आपको वो लैंग्वेज जो आपको आती है उस लैंग्वेज की मदद से आपने दूसरी ज़ुबान सीखनी है, तो सीखते हुए आप गलती कहाँ कर रहे हैं कि आप ये देख रहे हैं कि जो दूसरी लैंग्वेज का कंसेप्ट है वो एज इट इज़ हमें इस लैंग्वेज में क्यों नहीं मिल रहा, हमें इस लैंग्वेज में डिफरेंट कंसेप्ट क्यों मिल रहा है। अगर मुझे एक बात बताएं, अगर कंसेप्ट सेम ही होता तो फिर लैंग्वेज ही क्यों डिफरेंट होती? लैंग्वेज डिफरेंट तो इसीलिए है ना कि उसमें अंदाज डिफरेंट है, उसमें कोई चीज़ है, कोई एक्सप्लेनेशन जो कि एक लैंग्वेज के अंदर किसी दूसरे में एक्सप्लेन होती है वो दूसरी लैंग्वेज में किसी अलग अंदाज से होगी। तो इसलिए तो उनको डिफरेंट लैंग्वेजेस कहा गया है। उर्दू और अरबिक तो कभी भी एक नहीं हो सकते और इसी तरह इंग्लिश एंड उर्दू कभी एक नहीं हो सकते। और इसी तरह अगर कोई और ज़ुबान है, जैसे आप फ़ारसी कर लें, फ़ारसी और इंग्लिश दोनों सेम नहीं हो सकते। इंग्लिश के अंदर जो कंसेप्ट आप बता रहे हैं, अगर आप देखें कि आपने उर्दू में वो बताना है, उर्दू में आपको उस लिहाज से, उसी ट्रांसलेशन के वे में इंग्लिश का कंसेप्ट नहीं मिलेगा, आपको थोड़ी सी चेंजिंग मिलेगी। उस चेंजिंग्स के ऊपर जब आप कंफ्यूज हो गए, आपने लैंग्वेजेस के ऊपर कंफ्यूज हो जाना है और जो मेन कंसेप्ट सीखने वाला है उसको आप भूल जाओगे। यही गलती आप लोगों ने की है कि जब इंग्लिश में बताया गया द हाउस ऑफ अल्लाह और उसके बाद उर्दू में बताया गया अल्लाह का घर, तो आपने कहा कि इंग्लिश में तो ऑफ के बाद अल्लाह आ रहा है तो अल्लाह को आपने जर के स्टेटस में कंसिडर किया है, लेकिन उर्दू में जो है वहाँ पे अल्लाह का घर, यहाँ पे का को क्यों लिखा? मुझे बताएं, अगर मैं उर्दू में सिर्फ लिख दूँ अल्लाह घर, तो क्या आपको इसमें मलकियत की कोई सेंस मिलेगी? या फिर अगर मैं उस किताब बोल दूँ, उसकी किताब की जगह उस किताब बोल दूँ, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर इंग्लिश में हो द हाउस ऑफ अल्लाह, द बुक ऑफ हिज, तो यहाँ पे हिज जो है वो जर के स्टेटस में होगा। द हाउस ऑफ अल्लाह में
अल्लाह का वर्ड जर के स्टेटस में होगा। और इसी तरह जब आप अरबिक में जाओगे तो वर्ड के लास्ट लेटर के आखिर लास्ट लेटर पे जो स्टेटस आएगा वो जर का आ जाएगा, उधर ज़ेर की अलामत आ जाएगी। उधर आपको कोई वर्ड उनको कंबाइन करने के लिए ज़रूरत नहीं है, उनको जोड़ने के लिए किसी और लेटर या वर्ड की ज़रूरत नहीं है आपको। तो 3 लैंग्वेजेज़ हैं बेटा, और वो अपने-अपने हिसाब से चल रही हैं। आप लोगों को ट्रांसलेशन इसलिए बताई थी ताकि अगर कोई चीज़ इंग्लिश में समझ नहीं आ रही, द हाउस ऑफ अल्लाह बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने इंग्लिश को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, तो उनको ये कंसेप्ट अगर इंग्लिश में नहीं समझ आ रहे तो वो उर्दू के लिहाज से अल्लाह का घर वहाँ से समझ लेंगे। और जिनको इन दोनों चीज़ों से समझ नहीं आ रही वो अरबिक से समझ लेंगे। लेकिन आप लोग उसको ये देख रहे हो कि इंग्लिश में ऑफ के बाद अल्लाह को जर के स्टेटस में कंसिडर किया जा रहा है, उर्दू में अल्लाह वर्ड को क्यों नहीं किया जा रहा। हालांकि उर्दू में आपको कंसेप्ट किस अंदाज से बताया जा रहा है। जब आप अल्लाह घर लिखोगे या उस किताब लिखोगे, आपको तो कोई कंसेप्ट बताया ही नहीं जा रहा, आपको तो समझ ही नहीं आएगी कि ये वर्ड्स क्या शो कर रहे हैं। वो वर्ड्स तो लिखे हुए मिलेंगे लेकिन उनमें कोई कोऑर्डिनेशन आपको नहीं मिलेगी। वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कब करेंगे, पूरा कंसेप्ट कब बनेगा, जब का, की और के वर्ड्स को आप मिड में लेकर आएंगे और वो वर्ड्स आपको बेसिकली ये बताएंगे कि किसी की पोसेशन है कि नहीं है। तो उर्दू लैंग्वेज में कंसेप्ट ही डिफरेंट हो गया ना, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हुए हो। आई थिंक अब आप लोगों का ये जो कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो चुकी होगी। और नेक्स्ट ऐसा नहीं करना, लैंग्वेजेस में आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने जस्ट फोकस करना है कंसेप्ट के ऊपर। यहाँ पर आपको कंसेप्ट समझ आ गया ना कि मलकियत का कंसेप्ट है कि अरबिक में जब भी मलकियत बतानी है, मलकियत होगी, कोई रिलेशनशिप बताया जाएगा, वर्ड्स को एक दूसरे के साथ जोड़ना होगा, तो जो भी उस जगह पे वर्ड्स यूज होते हैं वो जर के स्टेटस में होंगे। बस ये बात आप लोग समझ लें। और रफ़ा का क्या है, जो डूअर ऑफ द एक्शन है, जो डूअर ऑफ द एक्ट है वो रफ़ा के स्टेटस में होगा, जो डिटेल ऑफ द एक्ट है वो नस्ब के स्टेटस में होगी। बस रफ़ा नस्ब जर का ये मेन कंसेप्ट था जो ये तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं एग्जाम्पल्स पे। अब आज हम कुछ एग्जांपल्स करने लगे हैं। अच्छा, मैंने आज के नोट्स में ना ट्रांसलेशन नहीं लिखी है इन इंग्लिश सेंटेंसेस की। मैंने क्यों नहीं लिखी, क्योंकि बेटा बेसिकली आपने इंग्लिश तो पढ़नी नहीं है ना, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हम यहाँ पे। हम ना तो आपने यहाँ पे इंग्लिश याद करनी है ना उर्दू याद करनी है, हमने जस्ट कंसेप्ट को समझना है। तो ये जो इंग्लिश के सेंटेंसेस लिखे हुए हैं मैं इनको आपको उर्दू में समझा लूँगी, आपने सिर्फ इनको समझना है। इवन इनको अपने नोट्स में भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देखें ऊपर जब मैंने ये नोट्स बनाए हैं, 3 कंसेप्ट थे जो आपने लास्ट लेक्चर में सीखे थे। मैंने उनको 3 लाइन्स के अंदर यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब मुझे पूरे का पूरा लेक्चर इन 3 पॉइंट से याद आ जाएगा कि पिछले लेक्चर में हमने क्या किया। नोट्स जब आप बनाते हैं ना तो ज़रूरत नहीं है एज इट इज़ कॉपी करने की, नहीं है ज़रूरत। अब ये जितने भी इंग्लिश के सेंटेंसेज हैं इनको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं आपके पेपर में आने वाले। इनसे नहीं हमने कुरान पाक का एनालिसिस करना, उनके उस कुरान पाक के वर्ड्स का एनालिसिस करना। तो जस्ट कंसेप्ट को समझें। अब आ जाए पॉइंट पे। फाइंड द रफा। अच्छा, इस डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी हेडिंग्स हैं ना वो होंगी हाईलाइटेड फॉर्म में, वो ऑरेंज हाईलाइटेड फॉर्म में होगी, ठीक है। और बाकी जितनी भी सब हेडिंग्स हैं वो या तो जो रफा है वो येलो हेडिंग में होगा, येलो कलर में हाईलाइटेड है। और बाकी जो चीज़ें हैं, एक कंसेप्ट है वो पिंक कलर में है। तो ये हाइलाइटर्स को देख लिया करें, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस हेडिंग के अंदर सब हेडिंग्स चल रही हैं। अभी फाइंड द रफ़ा। रफ़ा क्या है, द डूअर ऑफ द फेल, यानी फ़ाइल। एक जुमले के अंदर या फिर किसी भी जगह पे कोई एक्शन अगर परफॉर्म हो रहा है तो उस एक्शन को परफॉर्म करने वाला वो किस स्टेटस में होगा, वो रफ़ा के स्टेटस में होगा। ये हम सीख चुके थे, ये बात हमें क्लियर है। अब आज हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे मज़ीद, कुछ ये बताने के लिए कि रफ़ा हमारा टोटली क्लियर हो जाए, और कुछ ये भी कि सिर्फ़ और सिर्फ जानदार चीज़ें रफ़ा में इंक्लूड नहीं होती, गैर जानदार भी होती हैं, फीलिंग्स भी होती हैं, ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। ओके, तो अब आ जाएं फर्स्ट पे। अल्लाह क्रिएटेड द अर्थ, अल्लाह ने तख्लीक किया है ज़मीन को। अब यहाँ पर मुझे बताएं डूअर कौन सा है। अब इन सेंटेंसेस में हमने वर्ब नहीं देखना, हमने बाकी कोई डिटेल नहीं देखनी, हमने जर नहीं देखना, नसब नहीं देखना, हमने जस्ट रफ़ा को देखना है। तो इस सेंटेंस में रफ़ा क्या है, अल्लाह क्रिएटेड द अर्थ, अल्लाह ने ज़मीन को बनाया है या तख्लीक किया है। तो क्या हुआ, अल्लाह, वर्ड अल्लाह
याद है ना वो बात कि हमने जब भी अल्लाह के बारे में कोई बात करनी है, सीखते हुए, ग्रामर सीखते हुए, तो हमने वर्ड अल्लाह मेंशन करना है कि लफ्ज़ अल्लाह के बारे में हम बात कर रहे हैं, अल्लाह के मुतल्लिक नहीं हो रही, वर्ड अल्लाह के बारे में हो रही है। तो यहाँ पे वर्ड अल्लाह किस स्टेटस में है? रफ़ा के स्टेटस में। नेक्स्ट, माई कार ब्रोक डाउन, मेरी कार ख़राब हो गई है या तबाह हो गई है या टूट गई है। ओके, अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे रफ़ा क्या है? थोड़ा सा सोचें। एक बात याद रखनी है कि जितना भी हम ड्रीम में प्रोसेस तय करेंगे ना, जितनी भी ये हमारी जर्नी है, हर एक चीज़ एक प्रोसेस से गुजरेगी। कोई भी ऐसी जगह नहीं आएगी जहाँ पे आपको प्रोसेस को फॉलो ना करना पड़े। अब ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आपने ये नहीं करना कि फ़ौरन से उसको हाइलाइटेड फॉर्म में लिख दिया। हो सकता है कि मैंने उसको हाइलाइट इसलिए किया हो ताकि मैं देख सकूँ आप सही से जज करते हैं कि नहीं, आप सही बोलते हैं कि नहीं। टीचर्स ऐसा भी तो करते हैं। तो इसलिए आप उस वक़्त अपने माइंड में उस प्रोसेस से गुज़रें कि रफ़ा क्या था? डूअर ऑफ द एक्शन था। इस पूरे सेंटेंस में अब डूअर कौन है? माय कार ब्रोक डाउन। तो जो टूटने का अमल हो रहा है या ख़राब होने का अमल हो रहा है, वो कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ या कार कर रही है? कौन है यहाँ पे? कार। कार कर रही है ये। माय माय जस्ट रिलेशनशिप बता रहा है कि वो मेरी ही कार है। ये तो नहीं पता चला कि वो कार जो है आप चला रहे हैं या कोई और चला रहा है। इवन अगर फॉर एग्जांपल आप कोई मूवी देख रहे हैं, उस मूवी में क्या है कि एक्सीडेंट का सीन आपको शो किया गया। उसमें पहले ये नहीं बताया गया कि कार के अंदर कौन है, वो कार का मालिक है या उस मालिक का कोई रिलेटिव है या उसका कोई फ्रेंड है, ये नहीं बताया गया। आप जस्ट सीन देख रहे हैं, उस सीन में क्या है कि एक एक्सीडेंट हो रहा है और कार जो है वो तबाह हो गई है। तो आपने किस चीज़ को तबाह होते हुए देखा है? कार को। तो यहाँ पे डूअर कौन हुआ? कार हुई। माय नहीं होगा, ये नहीं कहिएगा कि मेरी कार है। तो ये मेरी कार जो है ना, वो जस्ट रिलेशन बता रही है कि वो बिलोंगिंग बता रही है कि वो किससे बिलोंग कर रही है, किसकी पोसेशन में है। तो कार जो है वो मेरी पोसेशन में है, लेकिन मैंने तबाह की है ये कोई नहीं कह सकता। एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है या किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुआ है, ये नहीं पता। तो यहाँ पर क्या है, कार रफा के स्टेटस में आएगी। और कार एक ऑब्जेक्ट है, ये जानदार नहीं है, गैर जानदार है, सांस तो नहीं लेती ना कार। नेक्स्ट, माई एंगर मेड मी डू इट। अब ये वाला सेंटेंस आपको मज़ीद थोड़ा सही से समझ आ जाएगा इस वाले सेंटेंस को समझ के। माई एंगर मेड मी डू इट, कि मेरे गुस्से ने मुझे ये करने पर मजबूर किया। अपने गुस्से की वजह से मैंने ये किया है। अब गुस्सा किस चीज़ में आ जाएगा? एक फीलिंग में आ जाएगा, एक जज्बे में आ जाएगा। और मैंने बताया था कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ का कौल है कि जो कम ज़र्फ़ होता है उसका गुस्सा उसको तबाह कर देता है, और जो आला ज़र्फ़ इंसान होता है ना, उसका गुस्सा उसको बना जाता है। तो अपने गुस्से को राइट डायरेक्शन में यूज़ किया करें, क्योंकि गुस्से के हालत में एनर्जी पीक पर होती है, और उस एनर्जी को अगर राइट वे में यूज़ कर जाओगे ना, तो बात बन जाएगी। माई एंगर मेड मी डू इट, मेरे गुस्से ने मुझे ये करने पर मजबूर किया है। तो कौन है रफ़ा यहाँ पे? डूअर कौन है? एंगर, गुस्सा। और गुस्सा क्या है? एक फीलिंग है। नेक्स्ट, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह टॉट अस द कुरान। यहाँ पर क्या आया कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें कुरान सिखाया या हमें कुरान की तालीम दी। तो यहाँ पर डूअर कौन है? द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। अब मैसेंजर ऑफ अल्लाह में एक मलकियत है ना, एक पोजीशन है कि वो जो रसूल अल्लाह है, जो पैगंबर हैं, जो रसूल हैं, वो किसके हैं? वो अल्लाह के हैं। तो यहाँ पे हमें कुरान सिखाने का जो इस सेंटेंस के अंदर जो कुरान सिखाने का एक्शन है या जो अमल है, फ़ेल है, वो कौन परफ़ॉर्म कर रहा है? वो अल्लाह की जानिब से है या फिर मैसेंजर ऑफ अल्लाह की जानिब से है? वो मैसेंजर ऑफ अल्लाह की जानिब से है। तो यहाँ पे ऑफ अल्लाह से हमारा यहाँ पे कोई लेना-देना नहीं है। हम जर को नहीं देख रहे हैं, हमने जस्ट रफ़ा को देखना है। तो रफ़ा में क्या आएगा? द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। तो मैसेंजर क्या कर तो जो पैगंबर हैं, वो हमें कुरान की तालीम दे रहे हैं। तो रफ़ा के स्टेटस में मैसेंजर का वर्ड हुआ। नेक्स्ट, अल्लाह टॉट अस कुरान। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है आज। अल्लाह टॉट अस द कुरान, अल्लाह ने हमें कुरान सिखाया। जैसे कि अल्लाह कुरान सूरह रहमान में फरमाते भी हैं कि अल्लाह मल कुरान, कुरान की तालीम दी। तो अल्लाह ने कुरान सिखाया है। तो यहाँ पे सिखाने का जो फ़ेल है वो किसकी जानिब से है? वो अल्लाह की जानिब से है। तो वर्ड अल्लाह रफ़ा के स्टेटस में हुआ।
योर पेन लीक्स। अब ये एक एग्जांपल देखें, योर पेन लीक्स, आपका पेन जो है वो लीक हो रहा है, जो स्पॉट्स लग रहे हैं इंक के वो मेरी वजह से लग रहे हैं, मैं लगा रही हूँ, या फिर मेरा जो पेन है वो लीक आउट हो रहा है और उसके लीक होने की वजह से वो स्पॉट्स लग रहे हैं इंक के और पेज जो है वो ख़राब हो रहा है। तो इसमें गलती किसकी है? कौन ख़राब कर रहा है? किसके अंदर से इंक निकल रही है? पेन के अंदर से निकल रही है। तो पेन किसके स्टेटस में हुआ? रफ़ा के स्टेटस में। तो अभी तक की एग्जाम्पल्स में हम क्या देख चुके हैं कि ना सिर्फ इंसान बल्कि फीलिंग्स और ऑब्जेक्ट्स भी रफ़ा के स्टेटस में आ सकते हैं। डूअर ऑफ द एक्शन ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, फीलिंग्स भी हो सकती हैं और जानदार इंसान भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए, मरियम्स डैड लव्स पूल। जो मरियम के डैड हैं उनको पूल बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मरियम रफ़ा हुई या मरियम के डैड रफ़ा हुए? क्या आएगा? मरियम्स डैड, यानी कि द डैड ऑफ मरियम। पोजेशन है इसमें, जर का स्टेटस आएगा। मरियम शो कर रहा है जर का स्टेटस, मरियम की मलकियत है अपने बाबा पे, लेकिन हमने जर तो नहीं देखना ना, हमने रफ़ा देखना है। तो क्या होगा यहाँ पे? पूल किसको पसंद है? ये किसकी लाइकिंग है? किसकी लाइकिंग के बारे में बात हो रही है, मरियम की या मरियम के बाबा की? मरियम के बाबा की लाइकिंग के बारे में बात हो रही है कि उनको पूल पसंद है। तो डैड रफ़ा के स्टेटस में होगा। अब ये वाली एग्जांपल थोड़ी सी जो एंगर वाली थी और कार वाली थी उसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं। माई एंगर मेड मी डू इट, माई कज़न मेड मी डू इट, माई एंगर हर्ट्स मी। मैं थोड़ा सा छोटा करना, यहाँ पे देखें, माई एंगर, मेरे गुस्से ने मुझे ये करने पर मजबूर किया है। मेरे कज़न की वजह से ये किया है मैंने, मेरे कज़न ने मजबूर किया मुझे ये करने के लिए। माई एंगर हर्ट्स मी, मेरे गुस्से ने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई है। यानी गुस्सा कर दी है, बाद में समझ आई है कि नहीं करना था, गलती कर दी और उस गलती की वजह से तकलीफ़ पहुंची है। कोई बहुत अच्छे दिल वाला इंसान नाराज़ हो गया होगा, उसका दिल दिखाया होगा, उसको तकलीफ़ पहुंची होगी और फिर जब एहसास हुआ कि गलत कर दिया तो फिर खुद भी तकलीफ़ हुई। तो इन सेंटेंसेस के अंदर देखें कि अगर पहले आपको ये बात समझ नहीं आई थी कि मैम गुस्सा जो है वो गुस्सा है तो मेरा ही ना, तो फिर मुझे क्यों नहीं रफ़ा के अंदर किया गया? तो यहाँ पे देखें, माई कज़न मेड मी डू इट, यहाँ पे तो माई एंगर मेड मी डू इट है ना, यहाँ पे ये फीलिंग होगी। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है? माई कज़न मेड मी डू इट, तो यहाँ पे तो कज़न है। तो माई कज़न में आपका कज़न आपको ये करने पर मजबूर कर रहा है, लेकिन माई एंगर में आप कहें कि गुस्सा तो मेरा ही है ना, तो यहाँ पे क्यों नहीं कहते कि कज़न तो मेरा ही है ना? वो कभी ऐसा किया है कि कोई और कोई ब्लेंडर मारे और आप कहें कि नहीं है तो मेरा ही है ना, मैं ही इस ब्लेंडर की जिम्मेदारी ले लेता हूँ या ले लेती हूँ। माएँ करती हैं बच्चों के लिए ये, लेकिन बाकी तो कोई नहीं करता। तो इस एग्जाम्पल से समझें कि अगर आप ये कहें कि गुस्सा तो मेरा ही है तो फिर मुझे क्यों नहीं रफ़ा के स्टेटस में लिखा गया? तो देखिए, कज़न भी तो आपका ही है, लेकिन आप कज़न के एक्शन को उसी का एक्शन कहेंगे, आप उसको अपना एक्ट नहीं कहेंगे। और जब आपका गुस्सा आपको तकलीफ पहुंचा रहा है तो वो आपकी एक फीलिंग है, आपके अंदर का एक जज्बा था और सिर्फ वही जज्बा तो नहीं है ना, आप उस एक जज्बे की वजह से तो डिफाइन नहीं कर सकते अपने आप को, या फिर कोई और आपको उस एक जज्बे की बुनियाद पे जज नहीं कर सकता। आपके अंदर मोहब्बत भी है, आपके अंदर नफरत भी है, आपके अंदर दोस्ती भी है, आपके अंदर गुस्सा भी है, आपके अंदर दूसरों के साथ नरमी का सलूक करने का जज्बा भी है, आपके अंदर दूसरों की मदद करने का जज्बा भी है। तो ये सारे जज्बात और ये एहसासात जब आपके अंदर हैं तो आप ये बोलें कि मेरा जो गुस्सा है उसने मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाई, मैंने खुद ही पहुंचाई है। नहीं, आपके अंदर की एक स्पेसिफिक फीलिंग ने आपको तकलीफ पहुंचाई है और वो उस जगह पे डूअर है, आप डूअर नहीं हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ है बेटा? अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो ग्रुप में जिस दिन चैट ऑन होगी ना, आपने मुझसे ये क्वेश्चन कर लेना, मैं आपको मजीद मजीद समझा दूंगी इंशाल्लाह। आई एट एप्पल, मैंने एप्पल खाया, तो यहाँ पे डूअर कौन है? आई। ये तो सिंपल था। अब तक की जितनी एग्जाम्पल्स थी उसमें हमने किया है रफ़ा को, हमने रफ़ा को फाइंड आउट करना था, फाइंड द रफ़ा। अब ये सारी एग्जाम्पल्स थी, अल्लाह क्रिएटेड द अर्थ,
अल्लाह ने क्रिएट किया है, तो अल्लाह, तो वर्ड अल्लाह रफ़ा के स्टेटस में। माई कार ब्रोक डाउन, कार तबाह हो गई है। तो क्या चीज़ तबाह हुई है, किसने तबाही का अमल किया, कौन तबाह हो रहा था, कौन उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा था, कार कर रही थी, आप नहीं कर रहे थे। माई एंगर मेड मी डू इट, किसने आपको मजबूर किया ये करने पे, आपके अंदर की एक फीलिंग है जिसको गुस्सा कहते हैं, और उस गुस्से ने आपको ये करने पर मजबूर किया है। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह टॉट अस द कुरान, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह के रसूल ने हमें कुरान सिखाया। तो किसने सिखाया है, रसूल ने। तो वर्ड मैसेंजर किस स्टेटस में हुआ, रफ़ा के स्टेटस में। अल्लाह टॉट अस कुरान, तो यहाँ पे वर्ड अल्लाह रफ़ा के स्टेटस में होगा। योर पेन लीक्स, आपका पेन लीक हो रहा है, तो यहाँ पे पेन लीक हो रहा है, आपका कोई कसूर नहीं है इसमें। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मेरा ना छोटी बहनों का क्या होता है कि भाइयों को बहुत ज़्यादा तंग करती हैं वो। तो अक्सर कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो छोटी बहनों ने करनी नहीं होती, लेकिन वो ऑटोमेटिकली उनसे हो जाती हैं। तो मैं अपने भाई को बहुत तंग करती थी ना, अभी तक करती रहती हूँ। तो क्या हुआ कि अक्सर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि अनकॉन्शियसली हो जाती हैं, वो मैंने की नहीं होती। तो मैं उस वक़्त भाई को क्या कहती हूँ, भाई मैं कुछ नहीं कीता, आपको हो गया। तो उस वक़्त भाई मुझसे कहता है कि खुद कैसे हो गया ये, तुमने किया है। तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं, मैं नहीं कुछ कीता, आपको हो गया। तो ये वो वाला हिसाब है कि यहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपका जो पेन है वो खुद ब खुद लीक हो गया है। तो मेरी इस एग्जाम्पल से थोड़ी ये चीज़ समझ आई कि कैसे चीज़ें खुद ब खुद होती हैं, जब बंदा कुछ करना भी नहीं चाहता लेकिन वो हो जाता है। फिर आपको ये बताना चाहिए कि हमने कुछ नहीं किया, ये खुद ब खुद हो गया। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या थी, मरियम्स डैड लव मी, लव्स पूल, लव मी कहेंगे, सॉरी, मरियम्स डैड लव्स पूल। जो मरियम के डैड हैं उनको पूल बहुत पसंद है, तो वो लाइकिंग किसकी है, मरियम के डैड की है। माई एंगर मेड मी डू इट, माई एंगर यानी मेरे गुस्से ने मुझे ये करने पर मजबूर किया है। माई कज़न मेड मी डू इट, मेरे कज़न की वजह से मैंने ये किया, मेरे कज़न ने मजबूर किया मुझे ये करने के लिए। माई एंगर हर्ट्स मी, मेरे गुस्से की वजह से मुझे तकलीफ मिली है, दुख मिला है। आई एट एप्पल, मैंने एप्पल खाया है। तो इन सारी सेंटेंसेस के अंदर रफ़ा क्या था ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं अब नस्ब के ऊपर। तो रफ़ा क्लियर है बेटा, रफ़ा क्या है, डूअर ऑफ द एक्ट, जो उस एक्ट को परफॉर्म कर रहा होगा, फिर चाहे वो इंसान हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई फीलिंग हो, कोई जानवर हो, कोई परिंदा हो, आपने उसको कंसिडर करना है रफ़ा के स्टेटस के अंदर। फाइन, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आ जाएं नस्ब पर। अच्छा, नस्ब के बारे में हमने क्या सीखा था, नस्ब क्या है, फाइंड द नस्ब। पहले फाइंड द रफ़ा था, अब फाइंड द नस्ब है। नस्ब इज द डिटेल्स अबाउट एक्ट और फेल, यानी फेल से मुतलिक तफसीलात, फेल से मुतलिक जितनी भी डिटेल है, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, कहाँ किया, सब क्या है, नस्ब के स्टेटस में आएंगे। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसमें डिटेल अबाउट एक्ट या डिटेल ऑफ द एक्ट से मुराद क्या था, इसमें एक्ट को साथ में क्यों शो किया जाता है। अब ज़रा गौर से इस चीज़ को समझना है क्योंकि ये थोड़ा सा न्यू कंसेप्ट है आज के लेक्चर में। आई एट एप्पल, मैंने एप्पल खाया। तो यहाँ पर कौन है ये, रफ़ा के स्टेटस में कौन है, रफ़ा के स्टेटस में आई यानी मैंने खाया है। इसमें फाइंड द डूअर था, तो डूअर आपने फाइंड कर लिया, डूअर कौन था, आई यानी मैं। अब इस पूरे सेंटेंस को अगर मैं चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे देखें, आई एट एप्पल, ये एक सेंटेंस था। अगर मैं इसको मज़ीद लंबा करती हूँ, आई एट एन एप्पल आउटसाइड येस्टरडे क्विकली आउट ऑफ हंगर, कि मैंने एप्पल खाया था, कल खाया था, बाहर खाया था, बहुत तेज़ी से खाया था। और मैंने क्यों खाया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो ये एक बात मैंने बोली है एप्पल खाने के मुतालिक। मैंने आपको बताया कि मैंने एप्पल खाया है और मैंने बाहर खाया था। मैंने कल खा लिया था, आज नहीं खाया, मैंने कल खाया था। और मैंने तेज़ी से एप्पल खाया था, और मैंने तेज़ी से क्यों एप्पल खाया, मुझे भूख लगी हुई थी। तो ये एक सेंटेंस बन गया। अब इस सेंटेंस के अंदर दो चीज़ें हैं बेटा। जब भी अगर कोई चीज़ हो, सेंटेंस लिखा हुआ होगा, तो अब देखिए उसमें टू टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट टाइप होगी मेन क्वेश्चन की, सेकंड टाइप होगी डिटेल क्वेश्चंस की। मेन क्वेश्चन में क्या आएगा कि रफ़ा, डूअर ऑफ द एक्ट को आपने फाइंड आउट करना है, ये मेन क्वेश्चन है।
हर सेंटेंस के अंदर ये मेन क्वेश्चन लाजमी होगा और ये बहुत ईजी है, आपको डूअर ऑफ द एक्ट आसानी से पता चल जाता है। नेक्स्ट, अब इस पॉइंट को ज़रा गौर से समझें। जो सेकंड टाइप है उसके अंदर आते हैं डिटेल क्वेश्चंस, जो कि नस्ट के स्टेटस में होते हैं। डिटेल ऑफ द एक्ट, अब उस एक्ट से रिलेटेड डिटेल क्या होगी। जैसे अब ऊपर जो एग्जांपल थी, एप्पल वाला जो सेंटेंस था, अब इसमें डिटेल्स क्या है, ये डिटेल क्वेश्चंस किस तरह से होंगे, वो इस तरह से होंगे डिटेल क्वेश्चंस। व्हाट यू ईट, क्या खाया था तुमने। वेयर यू ईट, कहाँ खाया था। व्हेन यू ईट, कब खाया था। हाउ यू ईट, कैसे खाया था। व्हाई यू ईट, क्यों खाया था। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये डिटेल क्वेश्चंस में आएंगे। एक टाइप है क्वेश्चंस की जो कि मेन क्वेश्चन है, जिसके अंदर आएगा डूअर ऑफ द एक्शन, डूअर ऑफ द एक्ट, और वो कौन है, रफा के स्टेटस में आएगा। जो भी है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो फीलिंग है, चाहे इंसान, चाहे जानवर है या परिंदा है, कुछ भी होगा, वो डूअर ऑफ द एक्ट रफा के स्टेटस में आएगा और वो मेन क्वेश्चन की टाइप के अंदर है। सेकेंड टाइप क्या है, डिटेल क्वेश्चंस। डिटेल क्वेश्चंस में जैसे कि मैंने ऊपर एक सेंटेंस बताया कि मैंने एप्पल खाया था और मैंने बाहर खाया था, कल खाया था, और मैंने तेज़ी से खाया था क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी। अब अगर कोई उसमें से नस्ब को तलाश करने का आपको बोलता है कि आपने इस सेंटेंस के अंदर से नस्ब के स्टेटस को निकालना है, नस्ब के स्टेटस को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, कि आप देखोगे कि उसके उस सेंटेंस में डिटेल्स क्या है। डिटेल मैंने यहाँ पे बता दी थी। व्हाट यू ईट, क्या खाया था, एप्पल खाया था। वेयर यू ईट, कहाँ खाया था, आउटसाइड, बाहर खाया था। व्हेन यू ईट, कब खाया था, येस्टरडे, कल खाया था मैंने। हाउ यू ईट, क्विकली, यानी किस तरह खाया था। यहाँ पे देखिए क्विकली एडवर्ब है, एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है कि कोई एक्शन परफॉर्म हुआ था तो वो किस तरह से हुआ था, स्लोली या क्विकली। तो वो क्विकली मैंने खाया क्योंकि मुझे भूख लगी थी। वाई यू ईट, क्यों खाया था तुमने, क्योंकि मुझे भूख लगी थी भाई, तो मैंने खा लिया। अब कोई बेचारा एक मर्तबा एप्पल खा ले और उससे इस किस्म के क्वेश्चन हो, तो वो तो कहेगा कि मैंने तो जान को अजाब ही डाल लिया एप्पल खा के, इतने ज़्यादा सवालात। लेकिन ये नस्ब के स्टेटस में आएंगे ना बेटा। तो ये नस्ब के स्टेटस का आपका एक कंसेप्ट है, आज के लेक्चर में ये मेन कंसेप्ट है, इसके पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। ये कंसेप्ट क्या है, एक सेंटेंस है, उसके दो क्वेश्चंस होंगे, टू टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे। मेन क्वेश्चन जिसमें डूअर ऑफ द एक्ट आएगा, और डिटेल क्वेश्चंस जिसमें नस्ब के स्टेटस में सारी डिटेल्स आएंगी। और डिटेल क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कहाँ खाया, क्यों खाया, कैसे खाया, कब खाया, तो ये सारा कुछ आ जाएगा डिटेल क्वेश्चंस में। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। माई कार स्टॉप्ड, माई कार स्टॉप्ड सडनली लास्ट ईयर ऑन द हाईवे। अब ये पूरी एक डिटेल बताई गई है। यहाँ पे एक्शन क्या है, स्टॉप्ड, स्टॉप होना। डूअर कौन है, कार। कौन स्टॉप हो रहा है, कार स्टॉप हो रही है। एक्शन यानी कि आपने, आपके जो लास्ट लेक्चर में जो स्टेप्स थे कि आपने पहले वर्ब को फाइंड आउट कर लिया, वर्ब के बाद आपने यानी कि जो एक्शन था उसको साइड पे कर दिया, फिर आपने क्या किया है कि उस एक्शन को परफॉर्म करने वाले डूअर को आपने साइड पे कर दिया। पीछे आपकी क्या बचेगी, डिटेल बचेगी। इस यही चीज़ आपने ऊपर की इस एग्जाम्पल में की है, कि इस एग्जाम्पल में देखें, इस एग्जाम्पल में एक्ट क्या है, वर्ब क्या है, एट, यानी एप्पल को खाना, ये एक एक्शन है, फेल है। आपने वर्ब को फाइंड आउट करके साइड पे कर दिया, कट कर दिया इसको। फिर बीच में नेक्स्ट स्टेप पे आपने जाना है, ये प्रोसेस है आपका जो आपने हमेशा फॉलो करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि आपने देखा कि उस एप्पल को खा कौन रहा है, आपने डूअर ऑफ दी एक्शन को भी साइड पे कर दिया। फिर पीछे बची है जी डिटेल, क्या खाया था, एप्पल खाया था, कहाँ खाया था, आउटसाइड, कब खाया था, कल खाया था, कैसे खाया था, क्विकली खाया था, आउट ऑफ हंगर, और क्यों खाया था, आउट ऑफ हंगर क्योंकि भूख लगी थी। सारी डिटेल डन हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस पे आए, माई कार स्टॉप सडनली लास्ट ईयर ऑन द हाईवे। तो स्टॉप किस में आ जाएगा, वर्ब है, इसको साइड पे कर दिया। उसके बाद कौन सी चीज़ थी, हमने क्या देखना था, डूअर ऑफ द एक्ट, और वो रफा के स्टेटस में है, कार भी साइड पे हो गई। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं, एक होता है मेन क्वेश्चन और एक होता है डिटेल क्वेश्चंस। मेन क्वेश्चन में क्या है कि हु इज द डूअर, डूअर कौन है, तो डूअर कौन है यहाँ पे, कार। नेक्स्ट, डिटेल क्वेश्चंस में क्या आ गया, हाउ डिड द कार स्टॉप, कार कैसे रुकी है, सडनली, अचानक से, एकदम से रुक गई। व्हेन डिड द कार स्टॉप, कि कार कब रुकी थी, लास्ट ईयर, पिछले साल रुकी थी, अचानक से। वेयर डिड द कार स्टॉप,
कहाँ रुकी थी? ऑन द हाईवे। हाईवे पे मेरी कार पिछले साल अचानक से रुक गई थी। तो ये सारा कुछ किस में आ गया? डिटेल क्वेश्चंस के अंदर। जब आपने वर्ब को साइड पे कर दिया, फिर आपने डूअर ऑफ द वर्ब यानी डूअर ऑफ द एक्शन को साइड पे कर दिया, उसके बाद आपके पास डिटेल्स बच गई कि सडनली सडनली हुआ है, लास्ट ईयर हुआ है, ऑन द हाईवे हुआ है। इज दैट क्लियर? क्लियर हो चुका है नस्ब का ये जो कंसेप्ट था ये क्लियर हो गया? अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो ये पॉइंट टाइम नोट डाउन कर लिया करें बेटा लेक्चर का। जो चीज़ जहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करे ना, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, उसका टाइम स्पैन लिख लिया करें कि ये यहाँ पे इस मिनट पे मैम ने कोई बात कही थी, वो सही से समझ नहीं आई। पूरा लेक्चर कंप्लीट करने के बाद दोबारा से उसको प्ले कर लिया करें और वो चीज़ एक दो मरतबा सुन लिया करें। अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो फिर आप बेशक इनबॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर चैट खुलने का वेट कर लें, अपना क्वेश्चन नोट डाउन कर लें। नोट डाउन लाजमी कर लीजिएगा कि ये ना हो कि जब तक आपकी वो चैट ऑन होनी है तब तक आपको वो क्वेश्चन भूल चुका हो। तो अगर इनबॉक्स में मेरा आंसर नहीं आया या इनबॉक्स में आप नहीं पूछ पाए तो उस क्वेश्चन को जो उस वक्त माइंड में आया लिख लिया करें, ताकि जब चैट ऑन हो तो आप ग्रुप के अंदर वो पूछ लें। और ग्रुप के अंदर पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हो सकता है आपके वो सवाल पूछने से किसी और को भी मदद मिल जाए। अच्छा, अब इस कंसेप्ट के अंदर, क्वेश्चंस वाले के अंदर एक और कंसेप्ट है। अब इसको ज़रा ध्यान से सुने। ये मिस्टेक है बहुत बड़ी जो होती है। वो मिस्टेक क्या है? हु कार इज इट, हुज कार इज इट, यानी ये किसकी कार है। अब एक तो हो गए डिटेल क्वेश्चंस के उस डिटेल ऑफ द एक्ट, ठीक है, वो क्वेश्चंस जो कि एक्ट से रिलेटेड थे। अब एक बात देखें कि यहाँ पर स्टॉप्ड 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 जिक्र हो रहा है, एक्ट का जिक्र हो रहा है, यानी डिटेल ऑफ द एक्ट में आपने अगर कोई क्वेश्चन करना है तो उसमें आपका एक्ट लाजमी मेंशन होगा। फिर अगर यहाँ पे ईट वाले में देखें, what you eat, where you eat, when you eat, how you eat, why you eat, आपका वर्ब मेंशन हुआ है, आपका एक्शन मेंशन हुआ है, तमाम क्वेश्चंस के अंदर मेंशन हो रहा है। लेकिन अगर फिर मैं ये क्वेश्चन करती हूँ कि ये कार किसकी है, तो क्या इसमें स्टॉप्ड का जो वर्ड है, जो स्टॉप्ड का एक्शन है, वो मेंशन हो रहा है? वो नहीं हो रहा। तो वो सवालात जिनमें फेल का जिक्र नहीं, वो नस्ब के स्टेटस में नहीं होंगे। जैसे कि इन दोनों मिसालों में सवालात के अंदर स्टॉप्ड और ईट मौजूद है। ऊपर जितने डिटेल क्वेश्चंस आए उसमें ईट मौजूद था, और इस एग्जांपल में जितने डिटेल क्वेश्चंस हैं उनमें स्टॉप्ड मौजूद है। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर उस फेल का जिक्र ही नहीं है, उस एक्ट का जिक्र ही नहीं है, तो वो डिटेल ऑफ द एक्ट कैसे होगा? तो नसब क्या है? जस्ट डिटेल्स ऑफ द एक्ट, यानी फेल का सवाल में होना ज़रूरी है। और जब वो फेल सवाल के अंदर होगा तभी तो आपको पता चलेगा ना कि हाँ इस स्पेसिफिक एक्शन के बारे में बात हो रही थी। तो ये मिस्टेक है बेटा जो हो जाती है और इसको करना नहीं है। नेक्स्ट एक और सेंटेंस है, द टीचर हेल्प्ड अस अ लॉट। जो टीचर है उसने हमारी बहुत मदद की है। तो मेन क्वेश्चन क्या है फिर? सॉरी, पहले आपका प्रोसेस क्या है, पूरा प्रोसेस। अब ज़रा इस प्रोसेस को लिखें, ऊपर ले नोट्स खोलें, अपने पेज खोलें, प्रोसेस की हेडिंग दें, नोट्स खोलिए, प्रोसेस की हेडिंग दे ली। अब ज़रा लिखें, फर्स्ट स्टेप लिखें। फर्स्ट स्टेप क्या है? फाइंड द वर्ब। आपने वर्ब को फाइंड करना है, यानी उस सेंटेंस के अंदर जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसको फाइंड आउट करना है। वर्ब को साइड पे कर दिया। नेक्स्ट स्टेप लिखें, सेकंड स्टेप, आपने डूअर ऑफ द एक्शन को फाइंड आउट करना है, डूअर ऑफ द एक्ट को फाइंड करना है। ये सेकंड स्टेप है आपका, ये भी पीछे हो गया। नेक्स्ट स्टेप है थर्ड स्टेप, उसमें क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस क्वेश्चंस वो किस टाइप के हैं? इसी थर्ड पॉइंट के अंदर आप दो हेडिंग्स दें, सब हेडिंग्स दें, स्टार लगा लें या फिर सर्कल लगा लें या फिर बॉक्स डाल लें, कुछ भी कर लें। एक है मेन क्वेश्चन और एक है डिटेल क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन जब आपसे किया जाएगा तो मेन क्वेश्चन में क्या होगा? डूअर को फाइंड आउट करो भाई, रफा का बताओ। जब सेकंड होगा डिटेल क्वेश्चन में, डिटेल में क्या होगा? डिटेल ऑफ द एक्ट। इस एक्ट के वर्ड को बोल्ड लेटर्स में लिखते हैं, यानी कि कैपिटल लेटर्स में लिखें, ACT, और इसको अंडरलाइन कर दें।
ताकि आपको पता चले कि जब भी डिटेल का कोई क्वेश्चन होना है तो वो ये नहीं जैसे कि ऊपर वाले तमाम सवालात थे तो ये पूछा गया कि कार कहाँ स्टॉप हुई थी, कार कैसे स्टॉप हुई थी, और कौन सा क्वेश्चन था, और कैसे स्टॉप हुई थी। तो ये तीन, कहाँ, कैसे और कब, ठीक हो गया। कहाँ, कैसे और कब में ये सवालात जब पूछे गए हैं तो साथ में क्या चीज़ मौजूद थी, वो फेल मौजूद था। तो जब आपने कोई क्वेश्चन, कोई डिटेल निकालनी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कार किसकी है, इसमें आपका एक्ट नहीं है, स्टॉप्ड का जिक्र नहीं है, कोई कार किसकी है इससे आपको ये पता नहीं चलेगा कि कार क्यों स्टॉप हुई, कैसे स्टॉप हुई, कहाँ स्टॉप हुई। फेल से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। हो सकता है वो कार कोई और चला रहा हो, कोई कज़न चला रहा हो, कोई फ्रेंड चला रहा हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। तो ये डिटेल के अंदर आ जाएगा, डिटेल ऑफ द एक्ट। तो ये प्रोसेस है आपका जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं। जिस दिन चैट ऑन होगी कोई इन पॉइंट्स को काइंडली ग्रुप के अंदर शेयर कर देना, और अगर एडमिन्स आप लोगों में से किसी ने लिखे तो आप लोग इनको ग्रुप में शेयर कर देना ताकि बाकी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल जाए। अब इस एग्जाम्पल पे आ जाएं। द टीचर हेल्प अस अलॉट। द टीचर हेल्प अस अलॉट, इसमें सबसे पहला प्रोसेस का स्टेप क्या था कि आपने वर्ब को फाइंड आउट करके उसको साइड पे कर दिया, और वो है हेल्प्ड। सेकेंड स्टेप क्या है कि आपने डूअर ऑफ द एक्शन को फाइंड आउट करना है, वो कौन है, टीचर। मेन क्वेश्चन क्या आएगा थर्ड स्टेप में, फाइंड द डूअर, वो तो हमारा हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, जो सेकेंड टाइप थी क्वेश्चंस के अंदर ही थर्ड स्टेप के अंदर, वो क्या है, डिटेल्स, डिटेल ऑफ द एक्ट। तो यहाँ पे हाउ मच ही हेल्प्ड, अलॉट, whom he helped, us, डिटेल भी पता चल गई, मसला हल हो गया। वर्ब का भी पता चल गया, रफ़ा के स्टेटस का भी पता चल गया, नस्ब के स्टेटस का भी पता चल गया। जर है तो वो भी पता चल जाएगा क्योंकि हम पोसेसिवनेस सीख चुके हैं, हमें उस कंसेप्ट की समझ आ गई कि वो पोसेसिवनेस शो हो रही है तो वो जर के स्टेटस में होगा। तो यहाँ तक आपका नस्ब का टॉपिक भी कंप्लीट होता है, और यानी कि अभी तक का जो लेक्चर है उसके मुताबिक कंप्लीट होता है। तो पहले हमने रफ़ा को कवर किया है, रफ़ा में आपने सीखा कि वो डूअर ऑफ द एक्ट है। उसके बाद नस्ब को कवर किया है, नस्ब के अंदर आपने सीखा कि वो डिटेल ऑफ द एक्ट है, एक्ट का मेंशन होना ज़रूरी है। और नस्ब को फाइंड आउट करने के लिए दो किस्म के क्वेश्चन हो जाएंगे, एक क्वेश्चन आता है मेन क्वेश्चन होता है, और दूसरा होता है डिटेल क्वेश्चन। उस डिटेल क्वेश्चन के अंदर होता है डिटेल्स ऑफ द एक्ट, उस एक्ट से रिलेटेड आपके तमाम सवालात, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, वो सारा कुछ आ जाएगा नस्ब के स्टेटस में। और ये सारा कुछ आप सीख चुके हैं, ये मेन कंसेप्ट है अब तक के लेक्चर्स के। अब आ जाएं नेक्स्ट पे, द जर। अब जर फाइंड आउट नहीं करना हमने, क्योंकि जर जहाँ पर भी लिखा हुआ होगा हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, जर क्या है, वट एवर कम्स आफ्टर ऑफ, ऑफ के बाद जो भी वर्ड होगा वो जर के स्टेटस में होगा। अब ये मैंने चीज़ सिर्फ इंग्लिश में लिखी है, मैंने अभी यहाँ पे उर्दू नहीं लिखी। अरबिक को तो हमने बीच में अभी टच भी नहीं किया है ना। अब बहुत सारे लोगों को ये गिला होगा कि मैम अरबिक को क्यों नहीं टच किया, उसको भी तो करना चाहिए था, लेकिन खैर अभी हम नहीं करेंगे, हम टीचर्स बड़ी ज़िद्दी हैं, हम नहीं करते। अच्छा, वट एवर कम्स आफ्टर ऑफ, ऑफ के बाद जो भी वर्ड होगा वो जर के स्टेटस में होगा। अब देखिए, माई कार, मेरी कार, कार ऑफ माइन। इंग्लिश में इसी चीज़ को बयान करने के लिए आपके पास एक और तरीका होगा, और वो है ऑफ को मेंशन करके कार ऑफ माइन लिखने का। हिज हाउस, हाउस ऑफ हिज, योर पेन, पेन ऑफ योर्स, देयर रिलीजन, रिलीजन ऑफ देयर्स, अल्लाह's बुक, द बुक ऑफ अल्लाह, अल्लाह's हाउस, द हाउस ऑफ अल्लाह। ये जर है, सिंपल। पोसेसिवनेस, मलकियत, मेरी कार, उसका घर, तुम्हारा पेन, उनका दीन, अल्लाह की किताब, अल्लाह का घर, ये उर्दू में इनकी ट्रांसलेशन हो गई है, और ये इंग्लिश में मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। सारे ऑफ के बाद, ये तमाम वर्ड्स ऑफ के बाद आ रहे हैं,
और ये आपको बता देंगे कि ये जर के स्टेटस में। ये मेन कंसेप्ट है अब तक का, इसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे आगे मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोई ये नहीं है कि आज शुरू किया तो आज ही ख़त्म हो गया, अब इसके बाद कोई और लेक्चर नहीं आना। बहुत लंबी जर्नी हमारी पड़ी हुई है और इसमें आपके आगे बहुत सारे राज खुलने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो जर भी क्लियर हो गया कि ऑफ के बाद जो भी वर्ड आएगा वो आपका जर के स्टेटस में होगा। मेरा घर, उसका सॉरी, मेरी कार, उसका घर, उसका घर, मेरी, यहाँ पर जो मेरा लफ्ज़ है या मेरी लफ्ज़ है या मेरे लफ्ज़ है, ये तो आपको पोसेशन बता देगा। लेकिन जब उस घर बोलोगे तो उसका घर बोलना है। तुम्हारा पेन, उनका दीन, का दीन, अल्लाह, अल्लाह की किताब, अल्लाह का घर। तो उर्दू में कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट वे में प्रेजेंट होगा ना, वो कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट वे में आप उसको एक्सप्लेन करोगे। इंग्लिश में आपके पास इसको इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो तरीके हैं। तो अरबिक में क्या है कि आपने जस्ट वर्ड के लास्ट लेटर के नीचे जी जेर लगा दिया, आपको पता चल गया ये जर के स्टेटस में, बात खत्म हो गई। इतनी आसान है अरबी। चलें, यहाँ तक अब तक आपके मुकम्मल हो गए हैं जी रफ़ा नसब जर के जो कंसेप्ट आपको समझाने थे उस्ताद नौमान ने। कंसेप्ट हम समझ चुके हैं। अब वो कंसेप्ट क्या थे ज़रा रिकॉल करें। पहला कंसेप्ट था रफ़ा का, रफ़ा कौन है, डूअर ऑफ द एक्ट। सेकंड जो कंसेप्ट था वो था नसब का, नसब कौन है, डिटेल्स ऑफ द एक्ट। मेन क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस की दो टाइप्स थी उनमें मेन क्वेश्चन आता है और डिटेल क्वेश्चन आता है। मेन क्वेश्चन में डूअर ही आपने फाइंड आउट करना है और जो डिटेल क्वेश्चन है उसमें डिटेल्स ऑफ द एक्ट, कब, कहाँ, कैसे, क्यों। और जो थर्ड कंसेप्ट है वो आपने जर का सीखा कि मलकियत बताई जाती है, और मलकियत इंग्लिश में ऑफ के बाद जो भी वर्ड होगा वो होगा मलकियत में। अब इंग्लिश के अंदर यहाँ देखें, यहाँ पे इन वर्ड्स के अंदर ऑफ तो नहीं आ रहा, लेकिन इन्हीं वर्ड्स को प्रेजेंट करने के लिए ये भी तरीका है। और कार ऑफ माइन, हाउस ऑफ हिज, पेन ऑफ योर्स, रिलीजन ऑफ देयर्स, द बुक ऑफ अल्लाह, द बुक ऑफ हाउस, सॉरी द हाउस ऑफ अल्लाह। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या बता रही हैं, मलकियत के बारे में बता रही हैं। इसी को आप उर्दू में देखोगे तो अल्लाह का घर, अल्लाह की किताब, तो ये भी आपको मलकियत बता देंगे। यानी कंसेप्ट आपको मलकियत का क्लियर हो चुका कि मलकियत बताई जाती है जर के स्टेटस में। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं जी अरबिक। कहा था ना कि थोड़ा सब्र के साथ चलें, सब्र के साथ चलेंगे तो आगे चीज़ें मुकम्मल हो जानी है। टीचर्स बेटा जब किसी चीज़ से चीज़ को लेके चलते हैं ना, किसी बात को बयान नहीं करते या किसी चीज़ को कर देते हैं, उसके पीछे वजह होती है। टीचिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। टीचिंग का असल मतलब तो ये है कि राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो कि अब अरेबिक के अंदर आने वाली है, कंसेप्ट समझाए बगैर दे दी जाती ना, आपको अरेबिक के वर्ड्स दे दिए जाते, आपको बात की समझ ही नहीं आनी थी। रफ़ा नसब जर अभी तक मैंने जितने भी टीचर से पढ़ा, किसी ने इस तरह नहीं समझाया था जिस तरह उस्ताद नुमान ने इसको समझा के फिंगर टिप्स पे लाया। अब रफ़ा नसब जर को अरेबिक में देखते हैं। अब एक इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन क्या है बेटा, सालों पहले ना एक पार्टी हुई थी और वो बारबी की पार्टी थी। क्या हुआ कि कुछ अंकल्स हैं, कुछ अरब के अंकल्स हैं जो ये अरब का लिबास पहनते थे, और जैसे कि अरब के पुराने लोग जिनकी ज़ुबान थी लिसानुल अरब, वो अंकल्स थे। अब वो क्या करते हैं कि उन्होंने खैमा लगा रखा है सहरा के अंदर और बारबेक्यू किया जा रहा है, और बारबेक्यू करते करते वहाँ पे उनके तमाम दोस्त मौजूद हैं। बिल्कुल उस तरह जिस तरह हम लोग आजकल के दौर में अपनी पार्टीज़ करते हैं, वो अंकल हज़ारों साल पहले वो पार्टी कर रहे थे। अब वो अंकल पता कौन है? अब वो अंकल वो वाले हैं जो कि लिसानुल अरब के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने वाले हेड हैं। यानी जो टीचर्स होते हैं ना, उन टीचर्स के जो हेड होते हैं वो हैं, किसी चीज़ को फाइनल कर देने वाले। जैसे जज होता है और वकील होता है, जो जज है ना ये उनकी इनकी उनकी हैसियत पर है। सही हो गया। अब क्या है, बारबी की पार्टी करते इन लोगों का मूड कभी ख़राब होगा, कभी इनका मूड बहुत अच्छा होगा। तो ये अपनी मर्ज़ी से रूल्स डिफ़ाइन करेंगे, कंडीशंस डिफ़ाइन करेंगे
इनका जो दिल चाहेगा ये लैंग्वेज के अंदर बता देंगे, और वो हरफ आखिर होगा, पत्थर पर लकीर होगा, और आगे आने वाले जितने भी लोग हैं वो उस चीज़ में कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। ये है अरबिक लैंग्वेज के अंदर एक होने वाला काम। अब उन अंकल्स ने क्या किया, वो बैठे बारबेक्यू कर रहे हैं। अब बारबेक्यू करते हुए उनको ख्याल आता है कि ये रफ़ा, नसब, जर, इनको इस तरह से सेंटेंसेस के अंदर समझना तो बड़ा ही मुश्किल काम है। तो कोई बच्चे हमारे कंफ्यूज भी हो जाएंगे। लेकिन अगर वो कंफ्यूज हो गए और उन्होंने हमारी अरेबिक लैंग्वेज ही छोड़ दी और किसी और लैंग्वेज में वो पढ़ गए, तो फिर तो काम नहीं चलेगा ना। तो हम ऐसा करते हैं कि हम ज़रा थोड़ी सी ना आसानी पैदा करते हैं। और आसानी क्या करते हैं कि जो रफ़ा, नसब और जर है ना, इसको वो बच्चे या आगे आने वाले जितने भी लोग हैं वो साउंड से आइडेंटिफाई कर लेंगे। यानी आवाज़ सुनी, पता चल गया रफ़ा है, नसब है या जर है, किसी और प्रोसेस में जाने की ज़रूरत ही नहीं। ये उन अंकल्स ने किया। अब जो अब्बास जैसे बच्चे हैं ना, वो उन अंकल्स को दुआएं दे रहे होंगे कि थैंक यू सो मच अंकल, आपने ऐसा कर दिया। अब ज़रा यहाँ पे आए। उन, अन, इन, बुन, बन, बिन, तुन, तन, तिन, जुन, जन, जिन। ये क्या है? ये तनवीन के साथ लेटर्स हैं, ठीक है। इन लेटर्स पे क्या है? तनवीन है। तनवीन किसको कहते हैं? जब ये डबल फॉर्म में होती है, पेश डबल फॉर्म में, ज़बर डबल फॉर्म में, ज़ेर डबल फॉर्म में। और अब इन साउंड्स विद तनवीन, तनवीन के साथ कौन से साउंड्स आ रहे हैं? उनका साउंड आ रहा है यहाँ पर, अन का साउंड आ रहा है यहाँ पर, और इन का साउंड आ रहा है यहाँ पर। अब वो बारबेक्यू करने वाले अंकल्स कहते हैं कि जिन वर्ड्स पे या जिन लेटर्स के, अगर कोई वर्ड है ना वो इस्म, अगर उसके लास्ट लेटर पे उनका साउंड आएगा तो वो होगा रफ़ा के स्टेटस में, और वो इस्म पूरा होगा मरफू। अगर उसके लास्ट लेटर पे होगा अन का साउंड तो वो होगा नस्ब के स्टेटस में, और वो पूरा इस्म आएगा मंसूब बनकर। अगर वो होगा कि उसके लास्ट लेटर पे इन का साउंड आएगा तो वो होगा जर के स्टेटस में, और वो क्या कहलाएगा? मजरूर। तो मरफू, मंसूब और मजरूर, उन, अन, इन, ये थी। ये बात फाइनल कर दी उन अंकल्स ने, कंसेप्ट समझा दिया रफाना सब्जा का अरबिक के अंदर। अगर आपने किसी भी इस्म को ये देखना है कि वो रफ़ा है, नसब है, जर है, आपको अरबिक नहीं आती, आपको उसकी ट्रांसलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आपको प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा। आपने साउंड्स देखने हैं, साउंड से आपको पता चल जाएगा रफ़ा है, नसब है या जर है, बात ख़त्म। अब आपका ये सवाल होगा कि मैम जब अरबिक में ये चीज़ इतनी आसान थी तो हमने पिछला सारा प्रोसेस क्यों किया है? कंसेप्ट समझने के लिए। क्योंकि उस्ताद नुमान अगर जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना सिखा दें तो बात तो नहीं बनेगी ना। आपने आइडेंटिफाई करने के साथ साथ कंसेप्ट को भी तो समझना है। जस्ट आइडेंटिफिकेशन से तो कुछ भी नहीं होगा। आइडेंटिफाई तो हो जाती है चीज़, आसानी से हो जाती है। उस्ताद नुमान का काम ही तो ये है कि उन्होंने आपको एक प्रोसेस से गुजारना है। उस प्रोसेस से गुजरते हुए आप लोग एक मरतबा गलती करोगे ना, हम दोबारा सीखेंगे। आप लोग दूसरी मरतबा गलती करोगे, हम दोबारा सीखेंगे। तीसरी मरतबा करोगे, दोबारा सीखेंगे। बेटा मेरा सब्र बहुत है। इवन इतना सब्र है कि मेरी जो दोस्त हैं वो कहा करती हैं कि जब ये मर जाएगी ना और इसका कुल होगा तो उस दिन मैंने कहने कि इसके कुल पे ना सबसे मीठा फल दिया जाए। और वो मीठा फल पता है उसने कौन सा वो डिसाइड किया था? गुलाब जामुन के अंदर रसगुल्ले, इतना मीठा फल। तो अगर आप लोग गलतियां करने वाले हैं तो ये नहीं सोचिएगा कि एक मरतबा ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो मैम आगे जा रही हैं या हमें समझाएंगी नहीं या फिर नहीं होगा। नहीं बेटा, मैं सुकून से बैठूंगी, मुझे कोई फिक्र नहीं है जब तक कि मैंने आप लोगों के फिंगर टिप्स पे वो चीज़ नहीं करवानी। क्योंकि एक स्टूडेंट जो होता है ना वो अपने उस्ताद से सीखता है, और मैंने इतने साल उस्ताद नुमान अली खान से सीखा है। तो जितने पेशेंस के साथ वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं ना, उतने पेशेंस के साथ मैंने आप लोगों को सिखाना है। तो बेटा गलतियां होती हैं, प्रोसेस को एक मर्तबा करते हो गलत हो जाता है, कोई मसले की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, जो मेरी सोच थी कि जब आप एक मर्तबा हारते हो ना, फेल होने का मतलब ये है कि आपको कामयाब होने का दूसरा मौका मिल गया। अल्लाह ने आपको कामयाबी के लिए एक नया चांस दे दिया। फेल होने का मतलब ये है, अंदाजे नज़र बदल दो, नज़ारा बदल जाएगा।
कभी भी किसी गलती को ये मत कहना कि आपसे नहीं होता, आप नहीं कर पा रहे, आपसे हो ही नहीं सकता, आपके अंदर टैलेंट ही नहीं है। नहीं, आप उसको बार बार करो, बार बार करते रहो। एक पॉइंट आएगा बेटा कि आप कामयाब हो जाओगे। और आपकी गलतियां पता है क्यों होती हैं? कि मेहनत कर, अक्सर लोग कहते हैं कि हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उस मेहनत के बावजूद भी हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते। उसकी वजह पता क्या है बेटा? मेहनत तो इंसान कर रहा होता है लेकिन वो रॉन्ग डायरेक्शन में कर रहा होता है। जैसे अगर मैंने जाना है इस्लामाबाद और मैं जो हूँ वो गाड़ी ले लूँ वो लाहौर जाने के लिए, तो मेरा हर उठता हुआ कदम मुझे मेरी मंजिल से दूर करेगा। तो अल्लाह ताला आपको उस रास्ते पे फेल जरूर करेगा, आपको वहां पे नाकामी जरूर मिलेगी ताकि आप राइट ट्रैक पर वापस जाएं। और पता है जब ये आप जर्नी कर रहे होगे ना फेल होने की, कि अगर इस्लामाबाद जाना था लेकिन गलत रास्ता पकड़ के आप लाहौर की जानिब जा रहे हो या कराची की जानिब जा रहे हो, तो उस रास्ते पे आपको और कुछ कामयाबी तो नहीं मिलेगी लेकिन आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और उस एक्सपीरियंस की बेस पे आपका जो राइट डायरेक्शन वाला सफर था ना, वो बहुत आसान हो जाएगा। आप दोबारा वो गलती नहीं दोहराओगे। तो ना तो नाकामी कभी जाया जाती है ना कामयाबी जाया जाती है। फेल होना भी जाया नहीं जाता और पास होना भी जाया नहीं जाता। फेल होने का मतलब ही ये है कि कामयाबी का दूसरा चांस आपको मिल चुका है और बेहतर अंदाज से कामयाब होने का चांस मिल चुका है। तो अपने आप को मजीद पक्का करो उस फील्ड के अंदर जो बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, तो हो जाएगा, सब मिल जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। तो अगर आप कोशिश राइट डायरेक्शन की कर रहे हो तो आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर आपने आपकी नीयत सच्ची है लेकिन आप गलती से कोई गलत रास्ते पे चले गए हो और वहां पे आपको नाकामी मिल रही है, तो बेटा अल्लाह ताला जो है ना, जिसकी नीयत सच्ची होती है ना, जिसकी नीयत में खोट नहीं होता, उसका अमल अगर गलत भी हो जाए ना किसी वक्त, तो अल्लाह ताला उसको सीधा रास्ता लाजमी दिखाता है। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मोहब्बत है कि अल्लाह पाक उस बंदे को सीधे रास्ते की जानिब लेकर आता है जिस इंसान की नीयत में खोट नहीं है। अपनी नीयतों को देखो, नीयत में खोट कभी भी ना आने देना। तो ये अरेबिक सीखते हुए बहुत लंबा रास्ता है बेटा, बहुत लंबी जर्नी है। 1.5 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। लेकिन अब इस 2 वीक हुए हैं ना, तकरीबन 2 या 3 वीक्स हुए हैं हमें ये स्टेटस को कंप्लीट करते हुए यहाँ तक आते हुए। आपको पता है कि जब आपने आज का लेक्चर ले लेना ना, उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर सारा एनालिसिस है। रफा नसब जर का कुरान के अंदर एनालिसिस, वर्कशीट सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। वो मैं खुद करवाऊंगी आपको लेक्चर में। उसके बाद एक आध मैं आपको दूंगी भी जिसको आप हल करेंगे। तो आप देखेंगे कि चंद हफ्तों के अंदर, चंद दिनों में, हफ्तों भी क्या चंद दिनों में, क्योंकि पूरा पूरा हफ्ता तो हम क्लास नहीं लेते ना, हफ्ते में 2 दिन क्लास है हमारी। तो टोटल अगर 6 दिन हमने क्लास ली और 6 दिन क्लास लेने के बाद हम इस एनालिसिस को कर पा रहे हैं, तो आप सोचें कि जब पूरी जर्नी हमारी ड्रीम की मुकम्मल हो जाएगी तो फिर हम कहाँ होंगे। अल्लाह ताला हम सबको उस मंजिल तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। तो ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया बारबीक्यू अंकल्स का। बारबीक्यू अंकल्स ने आपके लिए बहुत आसान कर दिया आइडेंटिफाई करना रफा, नसब और जर को। उनका साउंड आएगा रफा है, नस्ब का साउंड आएगा अन का साउंड आएगा तो नस्ब है, इनका साउंड आएगा तो जर है। अब ऊपर तो तनवीन थी ना, अब विदाउट तनवीन, उ ई आ, बू बी बा, ये सॉरी यहाँ पे बू बा बी, यहाँ पे जो है ना ये थोड़ा सा चेंज हो गया, आ पहले आता था ई बाद में आता था, लेकिन मुझसे वो गलती हो गई। बू बा बी, तू ताती, जू जा जी। तो ये वर्ड्स हैं, ये लेटर्स हैं सॉरी, जिनमें जो हरकत है पेश की, जबर की और जेर की, ये सिंगल फॉर्म में है, ये डबल फॉर्म में नहीं है। और डबल फॉर्म में होती है तो उसको तनवीन कहते हैं, सिंगल फॉर्म में होती है तो उसको तनवीन नहीं कहते। अच्छा, डबल फॉर्म में साउंड क्या थे? उन, अन और इन। और सिंगल फॉर्म में साउंड क्या है? उ, आ, ई। उन, अन, इन, उ, आ, ई, ये साउंड हैं जी रफा नस्ब और जर की। रफा के लिए उ, नस्ब के लिए आ और जर के लिए ई। अब इसके लिए एक टर्म है,
हर चीज़ जो मुश्किल होती है ना या उसकी समझ नहीं आ रही होती, ये आपको दुनिया की स्टडी के लिए भी एक टिप देने वाली हूँ। हम लिटरेचर में क्या करते थे या फिर बाकी किसी भी जगह, मुझे तो सर जो मेरे टीचर थे वो मैट्रिक लेवल से ये काम करवाते हैं। कोई भी चीज़ मुश्किल होती थी ना, किसी के पॉइंट्स हैं, किसी की टाइप्स हैं, याद नहीं होते थे, सर उसकी टर्म बना के दे देते थे। टर्म क्या है कि हर एक टाइप का या हर एक जो पॉइंट था उसका जो फर्स्ट लेटर होता था वो उस टर्म के अंदर होता था, ये फर्स्ट वर्ड। जब उस वर्ड को उस टर्म के अंदर देखते थे पॉइंट याद आ जाता था और पूरे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था, भूलते भी नहीं थे। पूरी चीज को याद रखना, पूरे पैराग्राफ को याद रखना मुश्किल होता है, पॉइंट्स को याद रखना आसान होता है, इसलिए पॉइंट्स की बेस पे काम किया करें। अब ये एक टर्म है आपकी, रूना जी। रूना जी में क्या है कि एक पार्ट है इसका रू, एक पार्ट है ना, और एक पार्ट है जी, रूना जी। आर किसको शो कर रहा है? रफा को, एन नसब को, और जे जर को। ये साउंड है। रू में किसका साउंड आएगा? ऊ का। और अगर तनवीन हो तो इसके आगे आप एन लगा दोगे और उन बन जाएगा। नसब में किसका साउंड आएगा? आ का। और अगर आप तनवीन लगाओगे तो वो अन बन जाएगा। जर में किसका साउंड आएगा? ई का। उसके साथ आगे एन लगाओगे तो इन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, रफा की फॉर्म में आ गया, सॉरी तनवीन की फॉर्म में आ गया। उन, अन, इन, और अगर तनवीन नहीं है, उ, आ, ई, रफा, नसब और जर। ये सिंपल था जी। अब आज के लेक्चर का ये सिंपल कंसेप्ट था जो कि अरबिक में आता है। तो अरबिक में जहाँ कहीं पे भी अब आपको कुरान पाक के अंदर वर्ड्स होंगे, इस्म होगा, फेल होगा और हर्फ होगा, इसके अलावा कोई वर्ड नहीं, वर्ड की टाइप नहीं है अरबिक में। सही हो गया। अब इस्म के अंदर क्या क्या स्टेटस है? स्टेटस क्या यानी मुकाम। उस इस्म का जुमले के अंदर मुकाम क्या है, उसका स्टेटस क्या है, वो रफा है, नस्ब है या जर है। ये कंसेप्ट तो हमने समझ लिया कि वो डूअर ऑफ द एक्ट, डिटेल ऑफ द एक्ट और पोसेसिवनेस। अब उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें अरेबिक में किसी प्रोसेस से गुजरने नहीं पड़ेगा, उसका कंसेप्ट तो आप समझ गए ना। आइडेंटिफाई कैसे करना है, बारबेक्यू अंकल्स ने बहुत आसान कर दिया। कभी कभी इन बारबेक्यू अंकल्स को बहुत ज्यादा मस्ती भी चढ़ी हुई होती है, और ये बारबेक्यू अंकल क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वर्ड मेस्कुलिन था, उसको ये बोल देंगे कि ये फेमिनिन है, उसको फेमिनिन कंसिडर करेंगे। और हमें करना पड़ेगा क्योंकि वो ग्रामर के रूल्स को बना रहे थे, और हम उनके रूल से पीछे नहीं हट सकते। वो जो कह गए हैं वो कह गए हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और ये जो बारबेक्यू अंकल्स की एग्जाम्पल है, जो इमेजिनेशन है, ये उस्ताद नोमान ही की बनाई हुई है। उस्ताद नोमान ने इन कंसेप्ट को इजी करने का जोन सा भी तरीका था ना, वो आजमा डाला, ताकि हम जैसे निकम्मे लोग इन कंसेप्ट को आसानी से समझ सकें। तो अरेबिक में कौन से साउंड के साथ आपने आइडेंटिफाई करना है? उन का साउंड आया या ऊ का साउंड आया तो वो रफा होगा। अन का साउंड आया या आ का साउंड आया तो वो नस्ब होगा। इन का साउंड आया या ई का साउंड आया तो वो जर होगा। सिंपल। और इसके लिए टर्म कौन सी देगी? रूना जी। रफा, नस्ब और जर, उ, आ, ई। और अगर इसको तनवीन में करना है तो उन, अन, इन। आगे एग्जाम्पल भी मुस्लिमुन, मुस्लिमन और मुस्लिमिन की दे दी। यहाँ तक जी आपका कंप्लीट हो गया है अब स्टेटस का टॉपिक। अब जरा रिकैप करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं अब तक के तमाम लेक्चर्स की। सबसे पहला लेक्चर था जिसमें हमने 3 काइंड ऑफ अरेबिक पढ़ी थी। कौन कौन सी 3 टाइप्स थी, जरा देखें। अरेबिक की 3 टाइप्स कौन सी थी? इसम, फेल और हर्फ थी। नहीं, मैं तो गलत बोल गई, मेरे ख्याल से इसम, फेल और हर्फ तो नहीं आता था। अरबिक की 3 टाइप्स में तो स्ट्रीट अरबिक थी, फुसहा थी और लिसानुल अरब थी। स्ट्रीट अरबिक कौन सी थी? डायलेक्ट्स यानी आम गलियों में बोलने वाली जुबान। फुसहा कौन सी थी? ऑफिशियली यूज होने वाली जुबान, ये जो सूट बूट पहनने वाले लोग होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं फुसहा। और लिसानुल अरब कौन सी थी? वो जो बहुत ज्यादा रोब वाले लोग होते हैं ना, बावकार, बाकिरदार, रोब वाले लोग, जो बहादुर लोग होते हैं, शुजात और बहादुरी वाले, जो लिसानुल अरब के लोग, जो अरब के पुराने जमाने के लोग थे, जैसे कि हमारे अंकल्स भी हैं जो बारबेक्यू कर रहे हैं, उनको बारबेक्यू बहुत पसंद था।
तो वो किस ज़ुबान को यूज़ करते थे? लिसानुल अरब। अब लिसानुल अरब के बहुत सारे जो रूल्स हैं वो किसने बनाए हुए हैं? वो उन अंकल्स ने बनाए हैं। उन अंकल्स की बात से हम पीछे नहीं हट सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बहादुरी वाले और बहुत ज़्यादा सख्त किस्म के थे। हम उनसे नहीं लड़ सकते भाई। नेक्स्ट आ जाती है थ्री काइंड्स ऑफ वर्ड्स। थ्री काइंड्स ऑफ वर्ड्स पढ़े हैं हमने, कौन से थे? इस्म, फेल और हर्फ। अब इस्म क्या था? इस्म के अंदर आ जाता है आपका नाउन। नाउन के अंदर क्या क्या आता है? नाउन के अंदर नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग्स यानी इंसान का नाम, किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम, और आइडिया, ख्याल। और इसके बाद कुछ और चीजें थी जो हमने इसम के अंदर इंक्लूड की थी। वो क्या था? वो था आपका एडवर्ब और था एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी किसी शख्स, चीज या जगह या ख्याल की को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड आप यूज करोगे उसको कहते हैं एडजेक्टिव। और किसी फेल को, किसी वर्ब को, किसी एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए आप जो वर्ड यूज करोगे उसको बोलते हैं एडवर्ब। जैसे कि ऊपर हमने एक एग्जांपल देखी थी कि एप्पल खाने वाली। तो एप्पल मैंने कैसे खाया? मैंने तेजी से खाया, क्विकली। तो क्विकली ने मेरे एप्पल खाने के फेल को वो डिफाइन किया है, उसको डिस्क्राइब किया है कि वो बहुत तेजी से मैंने एप्पल खाया था। तो ये हो गया एडवर्ब। नेक्स्ट आ जाता है फेल। फेल क्या था? स्टक इन टाइम, जो वक्त में कैद है भाई, वक्त के से बाहर नहीं निकल सकता, वक्त के पिंजरे में कैद है। कोई भी वर्ड जो किसी वक्त में हो रहा है, आप नाश्ता कर रहे हो, सुबह के वक्त कर रहे हो। कुछ लोगों का दिन को 2 बजे भी होता है, खैर वो नाश्ता नहीं होता, उसको आप नाश्ता बना लो तो बन जाए। तो स्टक इन टाइम सिंपल डेफिनेशन फेल की। मजीद इसकी डेप्थ में नहीं जाना, आगे आगे मजीद हम सीख लेंगे जब फेल का टॉपिक आएगा, अभी जस्ट हम इसम पर हैं। नेक्स्ट आ जाता है हर्फ। सेंसलेस वर्ड्स, जिनकी अपनी कोई सेंस नहीं है जब तक कि वो दूसरे वर्ड्स के साथ नहीं आते। फिर हमने क्या चीज स्टार्ट किया? फिर हमने स्टार्ट किया है जी इसम को पढ़ना। और अब इसम के अंदर हमने सबसे पहली चीज क्या थी? इसम की 4 प्रॉपर्टीज थी: स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। हमने सबसे पहले क्या चीज शुरू की है? स्टेटस, यानी उसका मुकाम। और किसी भी इसम का जुमले के अंदर मुकाम क्या है ये हमें स्टेटस से पता चलेगा। स्टेटस की टाइप्स कौन सी हैं? रफा, नसब, जर। रफा क्या है? डूअर ऑफ द एक्ट। नसब क्या है? डिटेल ऑफ द एक्ट। जर क्या है? वट एवर कम्स आफ्टर ऑफ। ऑफ के वर्ड के बाद जो भी वर्ड आएगा वो जर के स्टेटस में होगा। और जर क्या डिफाइन करता है? पोसेसिवनेस शो करता है, पोसेसिवनेस को, मलकियत को जाहिर करता है। जिसमें एग्जाम्पल्स हम पीछे पढ़ के आए जर के टॉपिक में, वो सारी एग्जाम्पल्स लिखी हुई, आप उनको दोबारा से पढ़ लीजिएगा। अब ये कंसेप्ट थे। नसब के अंदर एक और कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि क्वेश्चंस की 2 टाइप्स हैं। एक है मेन क्वेश्चन जो है कि फाइंड द रफा, फाइंड द डूअर ऑफ द एक्ट। और एक था डिटेल क्वेश्चन, कब, कहाँ, कैसे, क्यों। वो सारा किस में आएगा? डिटेल ऑफ द एक्ट के क्वेश्चंस में ये चीज आएगी। और एक्ट को क्वेश्चन में मेंशन करना जरूरी है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एक्ट मेंशन नहीं हो रहा तो वो नसब में इंक्लूड नहीं होगा, वो डिटेल ऑफ द एक्ट में इंक्लूड नहीं होगा। सिंपल। नेक्स्ट आ जाते हैं अरेबिक में हमने जो पढ़ा है। अरेबिक में उन अंकल्स ने हमारे लिए बहुत ज्यादा आसानी कर दी। और उन अंकल्स ने क्या कहा कि अगर किसी वर्ड के, जैसे कि मुस्लिम था, मैं जरा ऊपर शो कर दूं, मुस्लिमुन है। अब इस पूरे इस्म में लास्ट लेटर पे तनवीन आ रही है, पेश आ रहा है, ठीक है, उनका साउंड आ रहा है। अंकल ने बोला अगर इस इस्म के लास्ट लेटर पे उनका साउंड आएगा तो ये रफा है। अगर इस इस्म के लास्ट लेटर पे ऊ का साउंड आएगा तो भी ये रफा है। क्यों? उन और ऊ दोनों पेश के लिए, दोनों साउंड पेश के लिए। फिर अंकल ने बोला कि अगर तनवीन की फॉर्म में अन का साउंड आएगा तो वो नसब है, और आ का साउंड आएगा तो भी वो नसब है। फिर अंकल ने बोला अगर उस वर्ड के लास्ट लेटर पे इन का साउंड आएगा तो वो जर है, और अगर जस्ट आई का साउंड आएगा तो भी वो जर है। तो इसकी जो टर्म हमें बताएगी वो है रूना जी। रूना जी। आर फॉर रफा, एन फॉर नस्ब, एंड जे फॉर जर। और ऊ, आ, ई, ये आपको रफा नस्ब जर के साउंड्स बता रहा है। और अगर आपने तनवीन में इन साउंड्स को देखना है तो आपने जस्ट ऊ के साथ अन लगाना है, सॉरी, ऊ के साथ एन लगाना है तो वो उन बन जाएगा, ए के साथ एन लगाने तो वो अन बन जाएगा, आई के साथ एन लगाना है वो इन बन जाएगा। ये है अब तक के तमाम लेक्चर्स की समरी जो हम कवर कर चुके हैं। उन और ऊ, अन और आ, इन और ई, रफा, नसब, जार। फाइनल। बेटा क्लियर हो गया अब तक का लेक्चर? किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन है
तो लेक्चर को दोबारा से वहाँ से सुने जहाँ से आपको प्रॉब्लम हुई है, जहाँ से कोई चीज़ समझ में नहीं आई। और अगर वो फिर भी समझ नहीं आती तो किसी एडमिन से, अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो किसी एडमिन से पूछ लिया करें, या फिर जिस दिन चैट ऑन होगी उस दिन पूछ लिया करें। अच्छा, अब आप लोगों के वर्क को सेंड करने के लिए मैंने थोड़ी सी टाइमिंग्स चेंज की हैं। और वो टाइमिंग्स क्या है आइंदा से, कि आपकी चैट जुम्मे को शाम 7 बजे ऑन होगी। जुम्मे को शाम 7 बजे ऑन हो रही है और इतवार को दिन 12 बजे। यानी कि अब आपके पास जुम्मे की रात, उसके बाद हफ्ते का दिन, फिर हफ्ते की रात और इतवार का आधा दिन मौजूद है अपना काम करने के लिए, अपना काम भेजने के लिए। बहुत सारे ऐसे थे जो कि ट्रैवल कर रहे हैं या किसी जगह पे गए हुए हैं, तो वो सेंड नहीं कर पाते थे। बाद में उनके इनबॉक्स में आते हैं, या फिर किसी दिन कोई मसरूफियत आ जाती है या तबीयत खराब हो जाती है या कुछ भी ऐसा, या बहुत सारे वर्किंग डेज में काम नहीं कर पाते, तो उनको वीकेंड्स पे करना होता है। लेकिन काम अगर जुम्मे की रात को सेंड करना है तो वो वीकेंड वाला काम नहीं कर सकते, और बाद में सेंड भी नहीं कर सकते, चेक भी नहीं करवा सकते। तो आपके लिए अब मैंने ये आसानी रखी है कि वर्किंग डेज में काम आपको मैंने करवाना है इंशाल्लाह, सोमवार को और जुमेरात को। और बुध वाले दिन आपकी चैट ऑन हुआ करेगी, ताकि सोमवार वाले दिन का अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप उस दिन पूछ लें। लेकिन काम आपने बुध वाले दिन सेंड नहीं करना। बुध वाले दिन जस्ट अपना क्वेश्चन बताना है कि पिछले लेक्चर को लेके आपका कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें, ताकि अगले दिन जुमेरात को जब मैं लेक्चर दे रही हूँ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, वो आपका पॉइंट क्लियर हो जाए। फिर आपकी चैट ऑन हो जाएगी जी जुम्मे की रात को, और इतवार के दिन 12 बजे तक ऑन रहेगी। सुकून से लेक्चर लें और सुकून से अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करें, और अपना काम जिम्मेदारी के साथ बात करें बेटा। और आप किसी को कोई एक्सक्यूज नहीं आना चाहिए, किसी की कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि मैम टाइम दे दें या ये कर दें या वो कर दें। अब ऑलरेडी मैं आपको टाइम दे चुकी हूँ। और कभी बेटा अगर ऐसा होता है कि वीक में जिन डेज पे मैंने आपको लेसन देना उन डेज पे लेसन नहीं हो पाता, तो ये परेशानी नहीं करनी कि हमारा वीक ज़ाया हो गया। नहीं, मैं ज़्यादा नहीं जाने दूंगी इंशाल्लाह। किसी मसरूफियत की वजह से या किसी ऐसी बात की वजह से कि लेक्चर ना कर पाऊँ तो है कि लेक्चर नहीं होगा, अदरवाइज मेरी जानिब से ऐसा नहीं होता। काम मैं अपना डन करती हूँ लाजमी इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करवा देता है। जैसे अब आपका इस वीक में 2 लेक्चर्स के अंदर ये काम कवर होना था, आधा सोमवार को और आधा जुमेरात को, आपका सारा आज ही कवर करवा दिया। और जो एनालिसिस है वो मैंने आज नहीं करवाया, क्योंकि थोड़ा सा वो MS वर्ड पे डॉक्यूमेंट बनना है, और उस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत थी जो कि सर कर रहे हैं। तो सर अलीम जैसे ही उसको कर देंगे, फाइनल कर देंगे, तो उसके बाद मैं आपको वो एनालिसिस भी करवा दूँगी। और नेक्स्ट वीक से हमारी उसी तरह उसी पैटर्न पे क्लासेस चलेंगी जैसे हमारी पहले चलती थी। और इस वीक में आपका काम सर नहीं होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को लेक्चर्स करवा रही हूँ। तो आज भी आपका लेक्चर है और होप्स हो के कल भी आपका लेक्चर होगा, और मैंने आपको फीडबैक भी देना है। तो जब तक आपका पहला काम नहीं चेक होगा, आपका नेक्स्ट वर्क में नहीं मंगवाऊंगी, क्योंकि ये पहली जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो उसके बाद इंशाल्लाह दूसरी जिम्मेदारी। तो ये बातें थी कि जुमे की रात को ऑन होगी और इतवार के दिन तक ऑन रहेगी, और बुध को ऑन हुआ करेगी चैट। कोई भी क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो जस्ट वो करनी है, काम बुध को सेंड नहीं करना। और अगर किसी वक्त चैट ऑन नहीं की गई, काम सेंड नहीं किया गया, लेक्चर नहीं आया, नोट्स नहीं आना आए, तो बेटा पैनिक नहीं होना, वेट करें। वेट करें, चीज़ आ जाएगी आपके पास। टीचर्स आपके कमिटेड हैं, मुकम्मल डिवोट होके काम कर रहे हैं, उनकी कमिटमेंट पक्की है, उन्होंने काम आपको करवाना ही करवाना है। अगर किसी वक्त मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो पूरी कोशिश है कि उस वक्त एडमिन्स आ जाएं, एडमिन्स उस काम को संभालेंगे, लेकिन काम नहीं रुकेगा। ड्रीम इंशाल्लाह अब नहीं रुकेगा, हम सब मंजिल पे पहुंचेंगे। तो ये आज की आप सबसे बातें थी, और लेक्चर आप लोगों का डन हो चुका है। किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, तो कर लीजिएगा बाद में। जज़ाकुमुल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा बेटा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।